मेरा नाम निहारिका है, निहारिका जडेजा, और मैं अहमदाबाद से हूँ। शुभ योगा फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका फूड एंड न्यूट्रिशंस का आज से जो स्टार्ट होने वाला है कोर्स, वो आपका मैं हैंडल करने वाली हूँ। ठीक है। बेसिकली फूड एंड न्यूट्रिशंस के बारे में अगर मैं ज्यादा अगर आपके डिटेल्स में अगर बताना चाहूँ, तो फूड जो होता है, आहार, हमारी हर रोज की जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। और खाने के साथ जो हम किचन में कुछ भी खाना बनाते हैं, चाहे सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का लंच हो या फिर रात का डिनर हो, ठीक है, अगर इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू यानी पोषक तत्व अगर इसके अंदर नहीं होते हैं, तो हमें जो इम्यूनिटी लेवल चाहिए, जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, वो हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। और रोग प्रतिकारक शक्ति अगर जब कम हो जाती है, तो हमारे शरीर की जो बॉडी होती है, हमारा जो बॉडी के टाइप होते हैं, हमारे बॉडी के जो वात पित्त कफ होते हैं, सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शुभ योगा फाउंडेशन की तरफ से फूड एंड न्यूट्रिशंस का एक कोर्स हमेशा यहाँ पर कराया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने खुद का तो ख्याल रख ही सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार का, अपने आसपास पड़ोस का, या फिर अपने फैमिली में, या फिर आप अपना योगा क्लास ले रहे हो या स्टूडियो में कहीं पे जॉब कर रहे हो, हर किसी को आप उनकी बॉडी टाइप जानकर भी उनको खाना आप सजेस्ट कर सकते हो। परफेक्टली खाना नहीं, एक बैलेंस डाइट जो है आप सजेस्ट कर सकते हो। आप कहीं भी रहते हो, चाहे आप भारत में रहते हो या भारत के बाहर रहते हो, हमारे भारतीय संस्कृति में एक थाली होती है, पोषक तत्व की थाली। यानी आप किसी भी प्रदेश में हो, तो बेसिकली वहां पर दाल चावल सब्जी रोटी, हर प्रकार का नौ नौ प्रकार का खाना बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी खाने के अंदर हम बहुत सारे मसाले डालते हैं, अच्छे अच्छे ऑयल डालते हैं। तो वो खाना जो होता है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, घर का खाना बहुत ही बेहतर होता है, पौष्टिक होता है। तो इसी के लिए मैं आज आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हमारी लाइफ में पोषण क्यों जरूरी होता है? फूड एंड न्यूट्रिशन के तहत हमारी लाइफ में पोषण और खाना क्यों जरूरी होता है? अगर आप अपने आसपास देखेंगे, या फिर आप अपने किचन में देखेंगे, आप अपने गार्डन में भी देखते हैं, या फिर आपके आसपास कोई भी चीज होती है, कहीं बाहर भी जाते हो तो आपको सब्जियां फल तरह तरह के सब कुछ यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा सब्जी, कौन सा फल, कौन सा अनाज आपको कब खाना है, अगर विदाउट सीजन का भी अगर आप खाना खाते हैं, तो भी हमें जो है डिजीज हो जाते हैं, डिजीज यानी रोग। अगर आपको पता है कि मानिए कि अभी समर चल रहा है, ठीक है, सर्दियां आने वाली है, और आपने डबल सीजन में अगर ऐसा वैसा खाना खा लिया, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, गैस के बावजूद भी अगर आपने गैस वाली सब्जियां खा ली, तो खाने के बाद क्या होता है, खाना आपको पचता नहीं है, और खाना पचता नहीं है तो उससे गैस आपकी सिक्रेशन होती है, और गैस की वजह से आपको क्या होता है, कब्ज हो जाती है, और कब्ज के थ्रू क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमारे लाइफ के अंदर पोषण क्यों महत्वपूर्ण है? आहार अथवा भोजन की जीवन की हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आहार अथवा भोजन जीवन की एक प्राथमिक आवश्यकता होती है। पोषण एक स्वस्थ और संतुलित आहार खाने के बारे में होता है। हर तरह का पदार्थ तथा भोजन अपना पोषण योग्यता एवं क्षमता अलग अलग रखता है। यानी सब्जियां के विटामिन मिनरल्स अलग से होते हैं, अनाज के और पूरे जो धान होते हैं उनकी भी जो प्रकृति होती है वो अलग से होती है। अगर बचपन से ही आप सही आहार लेने पर उसका स्वास्थ्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आदतें यदि एक निश्चित दिशा लेती हैं, तो आहार विद्या यानी आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। शरीर को पोषण देने के लिए आपको दो तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक होता है ईंधन तत्व, यानी आपके बॉडी की एनर्जी, और दूसरा जो होता है आपके बॉडी का टाइप, यानी आपका शरीर का जो बंधारण होता है, शारीरिक जो बनावट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइबर्स जो होते हैं वो लेने होते हैं। ठीक है। फिर पोषण, फूड और न्यूट्रिशन जो होता है वो एक
तरह से विज्ञान होता है, यानी साइंस होता है। अगर भारतीय महिलाएं जो होती है वो तो बहुत महारथी होती है खाने बनाने में, बच्चों को क्या खाना देना है, उनके माता पिता को क्या खाना देना है, सीनियर सिटीजन अगर उनके घर में होते हैं तो उनको कैसा खाना देना होता है। यानी महिलाओं को तो स्पेशली उनका बॉडी टाइप, यानी जन्म से ही उनको शरीर की जो प्रकृति होती है वो पता होता है। सर्दी खांसी में कौन सा खाना देना है, कौन से कांटे देने हैं, कौन से मसाले वाला दूध उनको पिलाना है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब कुछ उनको पता होता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो जन्म होता है शरीर विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से हुआ था। मीन्स आप अगर खाने को लेते हैं तो खाना भी, फूड एंड न्यूट्रिशन एक प्रकार का केमिस्ट्री लेवल होता है, जिसमें आप अगर खाने में जब सब्जी पकाते हो, ठीक है, तो सब्जी में जो आप ऑयल डालते हो, जो तेल डालते हो झोंक लगाने के लिए, उसका टेम्परेचर भी आप चेक करते हो। अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है और आपने ऐसे ही झोंक लगा दिया जीरे का, तो जीरा जल जाता है। पूड़ियाँ अगर आप डालते हो, डीप फ्राई करते हो, तो वो भी नुकसान करती है। तो बेसिकली महिलाओं को टेम्परेचर के बारे में भी पता होता है कि धीमी आंच पर खाना पकाना है, मध्यम आंच पर खाना पकाना है, या फिर आपको तेज आंच पर खाना पकाना होता है। तो ये एक तापमान वाला विज्ञान हो गया, यानी साइंस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो भोजन या आहार संबंधी सभी प्रक्रियाओं का नाम जो होता है वो पोषण ही होता है। चाहे आप सलाद बनाइए, सब्जी रोटी बनाइए, या फिर आप फर्मेंटेशन फूड बनाइए, यानी जो भी कुछ आप साउथ इंडियन फूड खाते हैं जिसमें सोडा डाल के भी या फिर ऐसा कुछ बनाया जाता है, लेकिन उनको पता हो दालें कब भिगोनी है, चावल जब बनाना है तो कितने कितने टाइम के लिए उनको भिगोना होता है, कितना बैटर बनाना है, वो भी उनको सब पता होता है। पोषण हमेशा संतुलन, गुणवत्ता वाला और समय पर सही मात्रा में हमें खाना चाहिए। और पोषण शिक्षा यानी फूड एंड न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसीजर होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोगों को न्यूट्रिशन का ज्ञान जो है वो बहुत प्राप्त होना जरूरी होता है। क्योंकि हर रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं कि अभी 4 या 5 साल पहले कोविड लगा था, ठीक है। कोविड लगने के बाद सबके शरीर की जो प्रकृति थी वो चेंज हो चुकी थी, ठीक है। कोविड आप लहर 1 ले लीजिए, लहर 2 ले लीजिए, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हुआ था, यानी श्वसन प्रणाली पर हुआ था। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। बहुत ऐसी एलोपैथी दवाइयां हमने खाई थी ताकि हमारे जो बॉडी के प्रकार थे वो दवाइयां खाने की वजह से बहुत सारे चेंज आ चुके थे। लेकिन उस समय पर जिन्होंने एहतियात बरते, अच्छी तरह से डाइट लिया, अच्छी तरह से दवाइयां ली, अच्छी तरह से उन्होंने प्रकृति को जाना, तो उन लोगों ने सरवाइव कर लिया था। इसी तरह से आपके खाने की जो आदत होती है वो आपके जीवन में परिवर्तन ला देती है, ठीक है। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भी पोषण की यानी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। यानी जो भोजन या न्यूट्रिशन तत्व मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उस क्रिया को आप पोषण माने न्यूट्रिशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं आगे की बात करती हूँ तो आहार के साथ पोषण की बहुत आवश्यकता होती है, बिकॉज पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी एनर्जी और अणु जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रदान हमें करते हैं। जहां पोषण स्वास्थ्य और विकास का एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बेहतर पोषण शिशु, बच्चे, माँ, बड़े, बूढ़े और स्वास्थ्य में सुधार तथा मजबूत प्रतिरक्षी प्रणाली, सुरक्षित गर्भावस्था और गैर संचारी रोग जैसे डायबिटीज होता है, आपको हृदय की कोई बीमारी होती है या फिर थायराइड होता है, इसके रिगार्डिंग भी आपको लड़ने की क्षमता देता है। अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना अगर आप खाते हैं तो मानसिक साथ बेहतर जीवन के कम जोखिम और दीर्घायु से संबंधित आप लॉन्ग एज भी इससे प्राप्त कर सकते हो। कायाकल्प आपकी यहाँ पर हो सकती है। स्वस्थ लोग जो होते हैं वो बेहतर उन्नति करते हैं। देश के लिए भी जो युवा दल होता है वो भी बेहतर से बेहतर वो बन सकता है। भोजन लेने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो होती है उसको भी हम पोषण कहते हैं, माने न्यूट्रिशंस बोला जाता है। ऊर्जा के स्रोत को भोजन के रूप में शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है, तो क्या भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उसके अंदर आप अपनी बुद्धि, चयापचय, उपपचय, पुनर्निर्माण की जो क्रिया होती है और सारा जो मिक्सर हम करवाते हैं तो उसको भोजन कहा जाता है, ठीक है।
और हमारे लिए पोषण इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मानव जीवन को बनाए रखने के लिए आहार तथा पोषण जो होता है वो अति आवश्यक होता है। व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि और दिमाग का विकास, उत्तम स्वास्थ्य तथा दैनिक जो क्रियाशीलता के लिए पर्याप्त आहार एवं पोषण की आवश्यकता होती है। इस विषय को पोषण को आहार विज्ञान में रखा गया है। यानी मान के खाना बनाने की जो प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर को भी केमिस्ट्री लेवल पर आप देख सकते हो। कितने पोर्शन में आपको खाना लेना है, कितना खाना है, कितना डाइट चार्ट बनाना है, पूरी की पूरी जो सिस्टम होती है, कितना खाना आप कब खाओगे, सुबह कितना खाओगे, दोपहर में कितना खाओगे, शाम के टाइम में नाश्ता कितना लोगे, दूध आपको कितने बजे पीना है, चाय आपको कितने बजे पीनी है, थायराइड है तो कौन सा खाना खाना है, डायबिटीज है तो कौन सा खाना खाना है, या फिर आपको गठिया या जोड़ों की बीमारी होती है या फिर गठन हो जाती है तो उसमें भी आपको कौन सा खाना खाना होता है, वो भी फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ठीक है। चलिए, इनसे बचने के लिए ही हम जब आगे जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, मनुष्य जब भोजन ग्रहण करता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और वो उनके बॉडी के अंदर उनका जो सिस्टम्स होती है, बॉडी के अंदर 11 सिस्टम होती है मानव शरीर के अंदर, तो सारी की सारे सिस्टम मिलजुल कर वहां पर काम करती है। यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि बीमारियों का जो घर होता है वो पेट होता है। पेट से ही आपका जो खाना होता है वो पचता है। अगर आपका खाना नहीं पचेगा तो आपके बॉडी में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए पोषण वाला खाना आपको खाना बहुत जरूरी होता है। न्यूट्रिशन से ही आपको बीमारियों के लड़ने के लिए इम्यूनिटी शक्ति आपको मिलती है। कुपोषण के दायरे से भी आप इसमें से निजात पा सकते हो। और इसी की वजह से हर सितंबर के महीने में जो 30 सितंबर होती है उसको हम कुपोषण दिवस के रूप के अंदर मनाते हैं हर साल भारत के अंदर। ठीक है। और भारत में हर साल सितंबर के महीने में पूरे देश में उसको राष्ट्रीय पोषण मंथ के रूप में मनाया जाता है, यानी अवेयरनेस फैलाई जाती है, वर्कशॉप्स ली जाती है, कहीं कहीं पर 7 डेज के 8 डेज के या 2-2 दिन के वर्कशॉप लिए जाते हैं और वहां पर उनको जागरूकता और अवेयरनेस दी जाती है कि आप अपने बॉडी टाइप्स के हिसाब से आपको जो नीड्स होती है, जो वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, जो जो आपको चाहिए होता है कैल्शियम के अकॉर्डिंग, वो उनको डाइट चार्ट बना के दिया जाता है। ठीक है। अगर हमें ठीक से न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है, ठीक से खाने के द्वारा अगर हमें पोषण नहीं मिलता है, तो व्यक्ति, बच्चा या स्त्री कोई भी जो होता है, इवन जानवर जो होते हैं वो भी कुपोषित हो जाते हैं। तो खाना जो होता है सबके लिए जरूरी होता है। मान के चलिए हम तो खाना खाते हैं, लेकिन जानवर भी जो होते हैं वो घास खाते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो शिकार करके खाना खाते हैं। इवन वनस्पति, पेड़ पौधे भी सूर्य प्रकाश से अपना खाना ग्रहण करते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो बोलते हैं। इसीलिए हर चीज के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन जो होता है वो जरूरी होता है। अगर आपको कभी कुपोषण लग जाता है तो कुपोषण के जो प्रकार होते हैं, जिसमें अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जन्म से ही समय वजन का कम होना। मान के चलिए बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका अगर अंडर वेट होता है, यानी जो मात्रा बनाई जाती है 2 किलो या 2.5 किलो का बच्चा, अगर उससे कम मात्रा का वजन वाला बच्चा होता है तो वो कुपोषण का शिकार होता है। बचपन में ही इसका जो विकास होता है वो बाधित हो जाता है, उसको एनीमिया हो सकता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो भी कुपोषण का आप हो सकते हो। अगर आयोडीन की कमी वाला खाना आप खाते हो तो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है। कुपोषण की जो नियति होती है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें गर्भवती जो स्त्रियां होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको कन्विंस करने के टाइम से ही, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको, माँ को और बच्चे को, दोनों को न्यूट्रिशंस वैल्यू जो होते हैं उनका खाना देना बहुत जरूरी होता है। अगर माता ने, गर्भवती स्त्री ने अच्छा खाना नहीं खाया होता है तो बच्चे का जो विकास होता है वो पहले से ही रुक जाता है। और अगर कमियों वाला, विटामिन की कमी या जो मिनरल्स होते हैं, जो कैल्शियम्स होते हैं, जो जिंक होते हैं, जो फास्फोरस होते हैं, अगर इनकी कमी वाला बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ही उसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से उसका जो शरीर होता है उसका अच्छे से विकास नहीं होता है और तरह तरह के रोग जो होते हैं उसमें लागू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए
गर्भावस्था में ही जो डॉक्टर्स होते हैं, जो गायनोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्पेशल डाइटेशियंस होते हैं, वो उनको सलाह देते हैं कि आप ठीक ठीक से न्यूट्रिशंस वाला, आपको जो खाना अच्छा लगता है घर का खाना आपको खाना है, ना ही कि बाहर का खाना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आसान भाषा में बताना चाहती हूँ मैं, तो कुपोषण का मतलब जो होता है, आपकी आयु और शरीर के अनुरूप आपको पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विकास का ना होना है। यानी आप जो खाना खाते हो, अगर वो न्यूट्रिशंस वाला नहीं है, तो खाना खाने के बावजूद भी आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हमारा जो खाना होता है, न्यूट्रिशंस के साथ होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पर्याप्त आहार, यानी आप पेट के अंदर आपकी जितनी भूख होती है, आपको उतना खाना खाना है। दूसरा होता है संतुलित आहार, यानी हमारे थाली के अंदर, हमारे प्लेटर के अंदर जो भी खाना हम खाते हैं, चाहे दाल हो, चावल हो, सब्जी, सलाद, रोटी, आप छाछ भी पीते हो, बटर मिल्क, या फिर आपने रायता भी लिया, आपने स्नैक्स भी खाए, लेकिन सारा संतुलन वाला आहार होना चाहिए। ठीक है। फिर एक आता है कैलोरी नियंत्रण, कितना कैलोरी वाला आपको खाना खाना है। मान के चलिए डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कैलोरी मेंटेन के लिए बोला जाता है कि आपको कम कैलोरी वाला खाना खाना होता है। अगर डायबिटीज में टाइप 1 या टाइप 2 वाले का क्लाइंट या पेशेंट्स आपके पास आते हैं, माइट बी, तो आप उनको सलाह दे सकते हैं कि आपको इतनी कैलोरी वाला खाना खाना है। परफेक्टली डायबिटीज के लिए तो पर्टिकुलर चार्ट बनाया जाता है, और उस चार्ट को निर्मा, उनको फॉलो करना होता तुमको मैंने है। और इसके बाद अगस्त में जैसे पैसा ही कितने आप दिए थे? उनको तुमने जमा सलाह किए देते थे हैं, कि लिए थे? प्लीज म्यूट वो योर जिम सेल्फ, पेन म्यूट को कीजिएगा। दिलवाए थे ना कुछ पैसे? बीच बीच में आवाज से प्रॉब्लम्स हो रही है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। मैम आप कैलोरी एडमिन हो, नियंत्रण एक के बार बाद देखना, आता है म्यूट करना, आप एडमिन हो। जब कैलोरी आप कैलोरी मेंटेन वाला अगर खाना खाते हैं, तो कैलोरी मेंटेन करने के लिए आपको पेशेंस लेवल की बहुत जरूरी होती है। अगर पेशेंस आप नहीं मेंटेन How is your करके name? खाना खाते हैं, तो वो आपको और ज्यादा नुकसान कर सकता है। I ठीक है। can तो put, but आपको can see. जब आप डाइट चार्ट That will be बनाते better, हैं you know. पर्टिकुलर डिजीज के लिए, Yeah. तो उसमें आपको बहुत ही एहतियात बरतने पड़ते हैं। Mm. फिर बारी आती है कि पोषण में क्या क्या आपको लेना होता है। तो बेसिकली पहला जो पार्ट होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये मनुष्य के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में से एक है। Mm. इसमें 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें फाइबर होती है, चीनी होती है, स्टार्च होता है। वे आमतौर पर हम कम कैलोरी वाले होते हैं, और इस प्रकार स्वास्थ्य आहार बनाने में ये आपको बहुत ही मदद करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो सबसे अच्छा वाला न्यूट्रिशन जो होता है, वो होता है चला दो कैल्शियम। 200 डिग्री पे 30 मिनट। एक ऐसा मैम एक खनिज मिनट होता स्टॉप, है मैम जो एक मिनट रुक मजबूत जाना। हड्डियों और हाँ जी मैम, एक मिनट रुक जाना, मेरे को होस्ट बनाना। जस्ट अ मिनट सर, वेर आई शुड नॉट डू गो फॉर द होस्टिंग पार्ट। वो म्यूट कर दो सर आई सबको एम यार। नॉट। ठीक है। चलिए, अभी म्यूट है, मैं स्टार्ट करती हूँ वापस से। कैल्शियम जो होता है, वो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक ऐसा खनिज होता है जो मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में यदि हमारी नसों में, मांसपेशियों में, यानी हमारे मसल्स के अंदर कैल्शियम की कमी अरे होती है, तो ये बंद हमारी भी जो करना होता है होती है, जीतू। कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता ना, तो दूसरों को भी हमारी डिस्टर्ब जो क्या करो। हड्डियां होती है, वो बहुत ही नुकसान हो जाती है। और कैल्शियम के स्रोतों में अगर आप लेना चाहें, तो हलवा होता है, दूध होता है, दही होता है, टोफू होता है, ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है। इन सब से आपको कैल्शियम वैल्यू बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। कैल्शियम की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है। तो ये जो सारी बीमारी अगर मैंने जो यहाँ पर मेंशन की है, दैट्स कॉल्ड द हड्डियों वाली बीमारी होती है। ठीक है। You feel तो something सही right, सही sir? मात्रा में कैल्शियम वाला खाना खाने से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। फिर अगर मैं Left बात side करना चाहूँ, is too much or it's okay? एक्सक्यूज मी मैम, आप भी यस, म्यूट कर सकते हैं।
जस्ट अ मिनट मैम। ओके मैम, मैं होस्ट बन गया हूँ, मैंने म्यूट कर दिया, कैरी ऑन। ठीक है जी। सर शेयर नहीं हो रहा है, प्लीज मुझे शेयर के लिए परमिशन दीजिए। प्लीज ग्रुप में सभी से निवेदन है कि म्यूट रहें, म्यूट रहें। जी, अब हो आप होस्ट। चलिए वापस से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक निवेदन है सबसे कि फूड एंड न्यूट्रिशंस बहुत ही डीप साइंस होता है, बहुत ही अच्छा विज्ञान होता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए बहुत ही बेहतर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, म्यूट रखें अपना स्पीकर, ताकि आप भी ठीक से सुन पाए और मैं जो इन्फॉर्मेशन है कोर्स के रिगार्डिंग वो भी आपको अच्छी तरह से बांट पाऊँ, ताकि क्या है, मिलजुल के किया गया जो काम होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। कैल्शियम के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ के अंदर, जो हम खाना खाते हैं, उसमें आता है कोलेस्ट्रॉल, जो सीनियर सिटीजन के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, अच्छा होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती है, जो तंत्रिकाएं होती है, जो मस्तिष्क में हमारा न्यूरॉन पार्ट होता है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। और ये एंजाइम और हार्मोन के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस रोल होता है वो प्ले करता है। मान के चलिए, अगर आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उससे आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती है, पैरालिसिस के जो अटैक्स होते हैं वो आ सकते हैं। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशंस वैल्यू को हमें चेक करना पड़ता है, यानी वो होता है कैलोरी, कैलोरी वाला खाना। पर्टिकुलर आपको कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी कैलोरी आपको कब लेनी है, कितनी कैलोरी कम करनी है, पूरा एक इसका चार्ट होता है, डाइट चार्ट इसको हम बोलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग हर जो डिजीज होगी, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल वाला प्रॉब्लम हो, थायराइड वाला प्रॉब्लम हो, पीसीओएस वाला प्रॉब्लम हो, पीसीओडी वाला प्रॉब्लम हो, हर रोग से निजात पाने के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का जो कोर्स होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अगर कोलेस्ट्रॉल अगर होता है तो वो आपको पनीर, दूध या फिर चिकन या फिश से मिलता है। अगर कोई वेजिटेरियन होता है तो वो वेजिटेबल फूड ले सकता है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन, मछली उनके क्षमता के अकॉर्डिंग वो खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वसा, यानी फैट। ये कैलोरी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक होता है। ठीक है, 1 ग्राम अगर आप फैट लेते हैं तो उसके अंदर 9 कैलोरी होती है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलने वाली कैलोरी से लगभग 2 गुनी होती है। यानी आपने ले लिया एक साइड पे कार्बोहाइड्रेट और एक साइड पे आपने ले लिया प्रोटीन, तो उसका जो अगर आप इज इक्वल टू अमाउंट बनाओगे, जो डाइट चार्ट के अगर हमें बनाना होता है, तो जो वसा होता है, जो चर्बी होती है, जो फैट होती है, वो दुगनी मात्रा के अंदर होती है। ठीक है, इसीलिए आमतौर पर उन खाद्य पदार्थों में ये पाई जाती है जिसका जो हम खाना पकाते हैं उसमें इसको पकाने के लिए, फैट को पकाने के लिए सबसे ज्यादा प्रोसीजर करती है, यानी तापमान उसको सबसे ज्यादा देना पड़ता है। बेसिकली आप अगर देखें तो आप जो डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं या फिर बेकरी के अंदर जो आप ब्रेड होती है, जो स्नैक्स होती है, जो पेस्ट्रीज खाते हैं, मैदे वाली जो आइटम्स होती है, उसके अंदर जो फैट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आता है लोहा, मीन्स आयरन। आयरन की कमी की वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आए दिन को मिलती रहती है। लोहा मीन्स आयरन। आयरन जो होता है हमारी लाल रक्त कोशिकाओं का एक घटक होता है, यानी हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारा जो खून होता है, ब्लड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है आयरन का, फेफड़ों से ऑक्सीजन के अंगों को मांसपेशियों में और कोशिकाओं तक वो ले जाता है। खाद्य स्रोतों की अगर मैं बात करूं तो हरी सब्जियां जिसमें पालक होता है, फिर सोयाबीन होता है और अन्य पत्तेदार सब्जियां होती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसके अंदर से ये मिलता है। ठीक है,
फिर आगे अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन वैल्यू से भी आपको डाइट बनानी पड़ती है। जिनको मस्कुलर बॉडी चाहिए, जो जिम में जाते हैं, ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप, जिनको एब्स बनाने होते हैं, उनको प्रोटीन वैल्यू बहुत अच्छे से लेनी होती है। और प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड से बना होता है, जिसमें हम नट्स होते हैं, दाल होती है, तरह तरह की दाल होती है, जैसे राजमा ले लिया, मूंग ले लिया, मसूर की दाल ले ली, उड़द की दाल ले ली। फिर आप राइस से भी जो है प्रोटीन पा सकते हो। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का खाना खा के प्रोटीन की जो कमी होती है उसकी पूर्णता आप कर सकते हो। फिर आता है सोडियम। सोडियम जो होता है दूध और ताजी सब्जियों से आपको मिलता है, ठीक है। और सोडियम की कमी आपके बॉडी के अंदर होती है तो आपको उच्च रक्तचाप मीन्स के आपको हाई बीपी की जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है। इसीलिए हाई बीपी को भी कम करने के लिए कितनी मात्रा में हमें नमक लेना होता है उसकी भी मात्रा आपको क्लाइंट को या फिर आपके घर में आपको खुद को अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपको डाइट चार्ट के माध्यम से इसका पता चल सकता है। यानी मान के चलूं फूड एंड न्यूट्रिशन से सुबह उठने से लेकर रात तक आप सोते हो, रात को भी अगर आप पानी पीते हो तो कितनी मात्रा में आपको पानी पीना होता है, पीने की भी वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो हमारे शरीर के अंदर जो भी कोई डिजीज होते हैं उससे हम निजात पा सकते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों के कार्य यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर हमने न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक से ले ली तो हमें क्या होता है, पोषक तत्व अगर हम ज्यादा से ज्यादा लेते हैं तो ये शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। हमारे बॉडी के अंदर ऊतकों के निर्माण में, हमारे बॉडी में अगर हमें कोई इंजरी हुई है या फिर हमारा मसल फ्रैक्चर हुआ है तो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन अगर आप ठीक से लेते हो बहुत ही अच्छी मात्रा में डॉक्टर के एस्केलेशन के साथ, तो हमारी जो इंजरी होती है वो ठीक ठीक से रिकवर हो जाती है। फिर वसा में यानी फैट के अंदर जो विटामिन को ऑब्जर्व करने का जो काम होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर जो कोलेजन लेवल होता है, कोलेजन को डाइजेस्ट करने में ये आपको मदद करता है, यानी संश्लेषण एक प्रक्रिया होती है कोलेजन को पचाने की, वो प्रक्रिया आपके न्यूट्रिशंस करते हैं। आपकी रक्तवाहिका, आपके हड्डियां, आपके जो मस्कुलर पार्ट होते हैं उसके अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही यहाँ पर अच्छा होता है, ठीक है। फिर अगर मैं अभी जो मैंने आपसे बात की थी वो तो सिर्फ मैंने किचन की मोटी मोटी बात की थी, लेकिन हमारे भारत के अंदर सबसे पुराना जो साइंस, सबसे पुराना जो विज्ञान था वो क्या था, आयुर्वेद। अगर आयुर्वेद की रिगार्डिंग अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हमारा जो दोष होता है, जो त्रिदोष होता है, उसको हम वात, पित्त और कफ बोलते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद में माना जाता है कि हर एक भोजन का जो पदार्थ होता है उसका एक तरह तरह का गुण और प्रभाव होता है। भोजन जो होता है पदार्थ और शरीर के लिए अच्छे, हानिकारक तथा उदासीन हो सकते हैं। मान के चलिए आपका मूड अच्छा नहीं है और मूड अच्छा नहीं है फिर भी आपने खाना खा लिया, तो जिस स्वभाव से आप खाना खाओगे उसी स्वभाव का आपका पेट का स्वभाव हो जाएगा। यानी आपका चेहरा उदासीन है तो आपका पेट भी उदासीन हो जाएगा, यानी पेट अगर उदासीन हुआ तो आपको कब्ज लग सकता है। आपने अच्छे मूड से खाना खाया तो आप अच्छा, आपको बेहतर फील होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से गुण व्यक्ति, प्रकृति, मौसम और स्थानीय पर्यावरण यानी आप जहाँ पर रहते हो वहां का जो वातावरण होता है वो भी खाने पर निर्भर होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली क्या होता है, 7 धातु। हमारा जो शरीर होता है वो 7 धातु से बना होता है, जिसके अंदर पहला आता है रस, जिसको हम अन्न रस बोलते हैं। दूसरा आता है रक्त, जिसको हम खून बोलते हैं। दूसरा आता है मांस यानी आपकी मांसपेशियां, आपका मस्कुलर सिस्टम। चौथा है मेद यानी वसा, फैट बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है अस्थि, हड्डियां यानी आपका स्केलेटन सिस्टम। फिर आता है मज्जा मीन्स बोन मेरो जो स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक होता है। फिर आता है शुक्र जो स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है, सीमेंस जिसको बोला जाता है। बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो शुक्र के अंदर होती है, ठीक है। यानी खाने की जो अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग धातुओं का जो विशिष्ट ढंग होता है, सब पर ये प्रभावित होती है, ठीक है। चलिए, हमारे बॉडी के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर त्रिदोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। शरीर के गठन में 3 तरह के दोष होते हैं, जिसमें बेसिकली वात
पित्त और कफ की प्रकृति होती है। हालांकि ये दोष नहीं बल्कि शरीर के गठन का ही स्वरूप होता है। ये हमारे 5 मूल तत्वों से बने होते हैं, यानी पंच महाभूत, जिसमें हवा, आग, पानी, धरती और आकाश के विशिष्ट गठजोड़ों के समन्वय से, यानी सब कुछ मिला के हमारा बॉडी बना होता है। इसीलिए आहार और कुछ गतिविधियों के कारण ये दोष बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यानी हमें बोला जाता है कि हमेशा जो सीजन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर समर है तो समर के अकॉर्डिंग हम खाना खाएं, विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंग खाना खाएं, अगर मानसून है तो मानसून के अकॉर्डिंग खाना खाएं। यानी बाहर का खाना तो हमें खाना ही नहीं है, लेकिन ये भी एहतियात बरतना है कि अगर समर है, गर्मियां हैं, तो अगर हमने गर्मियों के अंदर विंटर वाला खाना खा लिया तो गर्मी के अंदर क्या होगा, और हमारी गर्मी बढ़ जाएगी। और ज्यादा गर्मी अगर बढ़ जाती है तो हमारा जो पित्त होता है वो बढ़ जाता है, और पित्त बढ़ने की वजह से हमें एसिडिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, गले में जलन हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है। आपकी जो यूरिनरी सिस्टम होती है, जब वहां से आप यूरिन पास करते हो ब्लैडर से, यूरिनरी यूरेथ्रा से, वहां पे भी आपको यूरिन पास करने में भी जलन हो सकती है। इसीलिए जो सीजन में जो खाना आयुर्वेदा या फिर मॉडर्न डाइट के अंदर भी जो बताया जाता है, उसके मात्रा से आप अच्छी कैलोरी वाला विथ न्यूट्रिशन वैल्यू आप खाना खाएं। ठीक है। इनके बढ़ने या घटने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जिसमें मेन होता है गठिया। यानी गठिया जो होता है एक प्रकार का अम्ल होता है, एक प्रकार का वात होता है। हमारे शरीर में 84 टाइप के वायु होते हैं। अगर 84 टाइप में से एक वायु भी अगर आपको लगता है और वो अगर खून में मिक्स हो जाता है तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें वात, पित्त और कफ तीनों को मिला के समन्वय करके ही हमें चलना चाहिए, ताकि ये जो दोष हैं, त्रिदोष आपके, वो कुपित ना हो जाए। यानी गुस्सा बिल्कुल भी इनको नहीं दिलाना है, इनको हमेशा हमें खुशी रखना होता है। अगर ये गुस्सा हो जाते हैं तो फिर हमारा बॉडी जो है इनका गुस्सा झेल नहीं पाता, यानी प्रभावित हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा खुशी खुशी खाना खाइए और अच्छे से खाने की जो चयापचय की जो क्रिया होती है उसको आप सपोर्ट दीजिए। यानी बाहर का जंक फूड तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। ठीक है। खाने की जो सभी चीजें होती है कुछ हद तक इन दोषों को कम या ज्यादा कर सकती है। जैसे कि मान के चलिए चावल और दूध अगर आप खाते हैं ज्यादा तो आपको कफ हो जाता है। यानी जब शरद ऋतु होती है, जब शरद पूर्णिमा हो जाती है, तो उस टाइम पे हम चावल की खीर खाते हैं। क्यों? बिकॉज भाद्रपद का जो महीना होता है वो गर्मियों वाला होता है। भाद्रपद में अगर हमने खीर खाई, जैसे अभी श्राद्ध गए, तो श्राद्ध में हम खीर क्यों खाते हैं? एक पौराणिक अगर मैं बात यहाँ पर अगर उठाती हूँ, तो इस सीजन के अंदर श्राद्ध वाले जो दिन होते हैं, हमारे पेट के अंदर पेट की गर्मी बहुत बढ़ जाती है, यानी पित्त हमारा कुपित हो जाता है। तो चावल और दूध और शक्कर वाली जो खीर खाई जाती है तो वो पित्त का शमन करती है। ठीक है। तो इसीलिए पर्टिकुलर हमारे आयुर्वेदा में, हमारे चरक संहिता में, हमारे अष्टांग हृदय के अंदर 9 प्रकार के खाने तो बताए गए हैं, लेकिन कौन सा खाना कब खाना है, कब नहीं खाना है, इसका पूरा डिटेल्स में इसका साइंस होता है। ठीक है। फिर अगर आप भुनी हुई मूंगफली भी खाते हो तो आपकी वात बढ़ती है, यानी आपका गैस बढ़ता है। आप आम और पपीता खाते हो तो आपका पित्त बढ़ता है। यानी आप फ्रूट्स भी खाते हो, वेजिटेबल्स भी खाते हो, तो ये जो त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, ये हर जगह पर आपको मिलते हैं। तो आपको सीजनल के अकॉर्डिंग ही धन धान्य खाना है, अनाज खाना है। इवन आप जो झोंक लगाते हो उसके अंदर जो आप तेल यूज करते हो, वो भी रिफाइंड ऑयल आपको यूज नहीं करना है। कच्ची घानी का जो तेल आता है वही आपको यूज करना होता है। ठीक है। ये अवधारणा ये बहुत ही लोकप्रिय है कि यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना चाहिए कि उपयुक्त आहार जब आप डिसाइड करते हो तो बेसिकली आपको जिस व्यक्ति का डाइट चार्ट आप बनाते हो उसकी प्रकृति का आपको बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। यानी सामने वाला पर्सन वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है या कफ प्रकृति का है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो उसकी जो नीड्स होती है, उसको जो कैलोरी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उनको डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आयुर्वेद के अध्याय में हम दोषों के बारे में डिटेल्स में और पढ़ेंगे। जब आगे कोर्स चलेगा तो उसके अंदर वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के बारे में, और सीजन के अकॉर्डिंग कब कितना खाना खाना है, कौन सा ऑयल आपको यूज करना है, जिसकी फायर वैल्यू भी होती है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है।
आयुर्वेद के बाद जैसे मैंने बताया जिसमें त्रिदोष भी होते हैं, तो हमारे किचन के अंदर हमारे पास मसाले होते हैं, ठीक है, बहुत खड़े मसाले होते हैं, और जो भी कोई दाल होती है, जो भी कोई अनाज भरा होता है, जो भी कोई सीजनल फ्रूट्स भी रखा होता है, तो उसके अंदर 6 रस होते हैं, जिसको षष्ठ रस बोला जाता है आयुर्वेद में। जब भी कोई हम चीज खाते हैं, तो हमारे जीव पर वो बहुत प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है, यानी जबान पर कोई भी चीज आप रखते हो खाने के लिए, तो आपकी जो लाल रस होती है, आपका जो सलाइवा होता है, उसके अंदर मिक्स होता है, और कौन सा खाने का कौन सा टेस्ट होता है वो हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे कि कभी मीठा होता है, कभी तीखा होता है, कभी कसकसा होता है, कभी कड़वा होता है, तो इसी स्वाद को हम रस बोलते हैं। हमारा जो खान पान और उसके जो फायदे होते हैं, जो रसों के हिसाब से ये तय होता है। आयुर्वेद के अनुसार जिन खान पान की चीजों में रसों की जो तेजी होती है, ज्यादा रस होता है, उससे हम आयुर्वेदिक औषधि की तरह औषधि यानी मेडिसिन की तरह उसको हम यूज कर सकते हैं। मान के चलिए हम खाना जब बनाते हैं तो खाने के अंदर एक झोंक लगाते हैं करी पत्ते का। करी पत्ता जो होता है वो हम दाल में डालते हैं, कढ़ी में डालते हैं, आप कोई भी सब्जियों में भी डालते हैं, करी पत्ते की चटनी भी बनाई जाती है। अगर मैं बताऊं कि करी पत्तों का जो गुण होता है, तो उसके अंदर कैल्शियम वैल्यू, उसके अंदर आयरन की वैल्यू, उसके अंदर फैट की वैल्यू बहुत ही कड़ी मात्रा में पाई जाती है। अगर आप हर रोज 2 या 3 करी पत्ते जो होते हैं वो कच्चे चबाकर अगर आप खा जाते हैं, तो जो भी कोई डेफिशिएंसी, जो भी कोई विटामिन की प्रॉब्लम आपको होती है, उससे आप निजात पा सकते हो। तो ये तो बहुत ही मामूली चीज है, लेकिन अगर आप इसका किस तरह से, किस ढंग के अंदर आपको इसको यूज करना आपको पता चल जाए, तो ये एक विज्ञान ही होता है, एक साइंस होता है। अगर ये फूड का साइंस, एक खाने वाला साइंस, ये न्यूट्रिशन का साइंस जो है, अगर आप पढ़ने के बाद अगर इसको इम्प्लांट करेंगे आपके किचन में, आपके डाइट चार्ट में, आप किसी को योगा कराते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, कोई भी आप प्रकार, कोई भी आप फॉर्मेट में हैं, हर जगह पर फूड एंड न्यूट्रिशन जो होता है आपको मिलता ही मिलता है। मान के चलिए जो योगा प्रैक्टिशनर होते हैं वो वात पित्त कफ और आयुर्वेदा वाला खाना खाते हैं। जो जिम वाले इंसान होते हैं, जो जिम के अंदर वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, वो प्रोटीन कैल्शियम वाला सबसे ज्यादा खाना खाते हैं। यानी उनका वर्कआउट वाला जो खाना होता है, प्री मील होता है और पोस्ट मील होता है। यानी सुबह जब वर्कआउट के लिए, शाम को वर्कआउट के लिए जाते, तो वर्कआउट से पहले भी क्या खाना, वर्कआउट के बाद भी क्या खाना, वो प्रोटीन शेक पिएंगे, मिल्क शेक पिएंगे, स्मूदीज पिएंगे, कुछ भी खाएंगे। तो जो भी कोई मिक्सिंग वाला खाना उनका होगा, जो भी कोई प्लेटर या थाली में वो खाना खाएंगे, वो होता क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन। चाहे आयुर्वेदा लीजिए, चाहे आप कीटो डाइट लीजिए, चाहे आप नॉर्मल वाली डाइट लीजिए, सिंपल सी डाइट लीजिए, हर जगह पर ये 6 रस तो जो है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आयुर्वेद में जो 6 रस मैंने आपको बताए थे, उसके अंदर सबसे पहला जो रस होता है वो मीठा यानी स्वीट वाला रस होता है। दूसरा होता है अम्ल यानी खट्टा। तीसरा होगा लवण यानी नमकीन, सॉल्टी टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। और एक आता है कटु यानी चरपरा, कड़वा टेस्ट होता है, थोड़ा सा कड़वा भी नहीं, कड़वे से थोड़ा वाला। तीसरा आता है तिक्त, और उसको हम ज्यादा कड़वा बोल सकते हैं, यानी करेला अगर खाते हैं तो उसमें कड़वापन सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है कषाय यानी कशेला। ये 6 रस को अगर आप सही मात्रा में जान लेके किस तरह से आपको यूज करना है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आपको जो बीमारियां होती हैं वो जड़ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे जो फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, इसके अंदर स्पेशली हम जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो गर्भावस्था के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो गर्भवती महिलाओं को यानी प्रेग्नेंट लेडी को कौन सा खाना कितना देना है, कितनी कैलोरी का खाना देना है, पोषण वैल्यू न्यूट्रिशन उसको कितनी देनी है, उसका बेसिक डाइट चार्ट आपको हम बनाना यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी के साथ साथ प्री नेटल और पोस्ट नेटल की भी जो डाइट होती है वो भी अलग से होती है, तो उसके बारे में भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी। फिर इसके बाद आता है एक पीसीओडी डाइट चार्ट। महिलाओं के अंदर पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ऐसे प्रॉब्लम आए दिनों में पाए जा रहे हैं, तो उस बीमारी से निजात पाने के लिए वर्कआउट के साथ अगर प्रॉपर डाइट चार्ट वो अगर फॉलो करती है डॉक्टर की मेडिसिन के साथ, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन मिला के अगर वो लड़की या महिला इनको फॉलो करती है, तो पीसीओस
पीसीओडी और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से वो निजात पा सकती हैं। तो यहाँ पर भी उनका जो डाइट चार्ट किस तरह से बनाना है, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसके बाद आता है थायराइड डाइट प्लान। थायराइड की जो बीमारी होती है वो हमारे थायराइड ग्लैंड के आसपास होती है, यानी यहाँ पर ये हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, जिसमें टीएसएच वैल्यू, फिर आती है T3 वैल्यू और T4 वैल्यू होती है। ब्लड रिपोर्ट कराने के बाद आपको पता चलता है कि आयोडीन की कमी अगर आपके खाने के अंदर होती है तो आपको थायरोक्सिन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर स्ट्रेस वैल्यू ज्यादा है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम वाला पार्ट जब आता है तो उसके अंदर भी थायराइड पा सकते हैं महिलाओं के अंदर। तब उनको ये थायराइड वाला डाइट प्लान अगर आप सजेस्ट करते हो, या फिर आपको है, या फिर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, तो इनको फॉलो करने से उनका जो वैल्यू होता है बॉर्डर लेवल पर तक आप ला सकते हो, और उनको साथ में मेडिसिन भी लेनी है। आपको ये नहीं बताना है उनको कोर्स के बाद कि हाँ ये डाइट तो आपने ले लिया, डाइट से आप ठीक तो हो ही जाओगे, हाँ वो ठीक होंगी, लेकिन थायराइड में क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं ऊपर नीचे यानी इम्बैलेंस उनका होता रहता है। तो हार्मोन्स को बैलेंस करवाने के लिए डाइट तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में दवाइयां भी जरूरी होता है। अगर आप दवाइयां बंद कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको अच्छा योगाभ्यास, अच्छा वर्कआउट, फिर आपको जो प्रॉब्लम है उसका पर्टिकुलर डाइट और डॉक्टर की जो परामर्श होते हैं, डॉक्टर के द्वारा जो सुझाई गई जो दवाइयां होती हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके प्लस एक हेल्दी स्ट्रिक्ट डेली रूटीन, जिसको हम आयुर्वेदा में दिनचर्या बोलते हैं, अगर आप दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो आप हर किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। थायराइड के बाद आता है डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 होता है। तो व्यक्ति की प्रकृति के अकॉर्डिंग डायबिटीज का भी बेसिक डाइट चार्ट आपको यहाँ पर बनाना सिखाया जाएगा। डायबिटीज में कौन सी सब्जियां खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कौन सा डेली रूटीन आपको फॉलो करना है, इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी और आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है। फिर आता है बैलेंस डाइट। कोई फिटनेस फ्रिक पर्सन होता है, यानी उसको फिटनेस की बहुत जरूरत होती है। पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अच्छे तरह से वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन उसको क्या होता है, उसको अपना बॉडी, अपना जो फिगर होता है, अपना जो मस्क्यूलर पार्ट होता है वो मेंटेन करने को होना होता है, यानी 50 किलो का या 55 किलो का या 60 या 65 ले लीजिए, उनको वेट को मेंटेन करना होता है। तो पर्टिकुलर वो बैलेंस डाइट अगर लेते हैं तो उनका वेट ना ही बढ़ता है ना ही घटता रहता है, यानी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको बैलेंस डाइट उनको बनाकर देना पड़ेगा। ये सिर्फ हेल्दी पर्सन के लिए नहीं होता है, रोगी व्यक्ति भी होता है, चाहे वो हेल्दी पर्सन भी हो, तो उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आप पूरा एक बैलेंस डाइट आपको कैसे बनाना होता है, कितने पोर्शन में आपको उनको कितना खाना देना है, ज्यादा खाना है, कम खाना है, कितना खाना है, और कौन सी थाली में इतना खाओगे या इतना खाओगे, ये पूरा चार्ट आपको यहाँ पर बनाना सिखाया जाएगा। प्लस कैलोरी वैल्यू, कैलोरी वैल्यू आपको बीएमआई और बीएमआर के अकॉर्डिंग काउंट करनी होगी, लेकिन हम बीएमआर और बीएमआई जो होता है वो काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको नजदीकी हॉस्पिटल या फिर कोई जिम होते हैं वहां पर एक मशीन होती है, वहां पर जाके अपने बॉडी की फैट, आपकी जो बॉडी एज होती है वो चेक करवानी पड़ती है। उसके नंबर जब आपको पता चल जाते हैं तब एक प्रॉपर बैलेंस डाइट जो है आप अपने क्लाइंट के लिए, आप अपने पेशेंट के लिए, या फिर आप अपने घर के अंदर किसी के लिए बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है। बैलेंस डाइट के बाद आता है डाइट चार्ट फॉर द आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है, बेसिकली जोड़ों वाली बीमारी आप ले सकते हो, या फिर आप जॉइंट्स, आपके शोल्डर जॉइंट्स ले लीजिए, आपके सर्वाइकल जॉइंट्स ले लीजिए, आपके नी जॉइंट्स यानी घुटनों वाले जॉइंट्स, टकने वाली यानी एंकल वाले जॉइंट्स, जहां जहां पर हड्डियां जुड़ती है उसको आप जॉइंट बोल सकते हो। तो वहां पर अगर आपको यूरिक एसिड, लिपिड या आरए फैक्टर की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आपको आर्थराइटिस यानी आपके बॉडी का अगर अम्ल बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, तो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो जिसमें बेसिकली क्या होता है, 40 साल से ऊपर या 45 या 50 साल के आसपास के जो लोग होते हैं उनमें ये अक्सर प्रॉब्लम पाई जाती है। तो ये जो घसार जो होता है, जो रबिंग वाली प्रोसीजर होती है आर्थराइटिस की, जो गठिया होता है, जो वात होता है, उसको मेंटेन करने के लिए भी पर्टिकुलरली एक डाइट चार्ट होता है, जिसमें आपको वात जो होता है, जो अम्ल होता है, उसको मेंटेन करने के लिए उनको डेली लाइफ रूटीन जो होती है उसका पूरा एक चार्ट आपको बना के देना होगा।
ठीक है। इसके बाद ये सारे जो स्लाइड मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताए हैं, तो एंड ऑफ द कोर्स आपको पर्टिकुलरी डिजीज पर, पर्टिकुलरी खाने पर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना होगा, जो आप खुद बनाएंगे। ठीक है। जितना भी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, सारी डिटेल्स में से आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है, आपको जो इंटरेस्ट है, उसी पर आपको डिटेल में बड़ी बारीकाई के साथ, जो अभी स्लाइड वर्क मैंने किया है, इसी तरह से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और जो टाइम आपको दिया जाएगा उसी के अंदर आपको ये सबमिट करवाना है। ठीक है। कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा आपका, ना ही वाइवा होगा, सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क आपको करके जो टाइम लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सबमिट करवाना होगा। उसके बाद टाइम आता है कोर्स के बाद सर्टिफिकेशन का। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट हमें प्राप्त हो जाता है, मैं और हमारे जो फाउंडेशंस के जो ऑथर होते हैं, आपका पूरा प्रोजेक्ट चेक करेंगे, आपने कितनी बारीकाई के साथ कितना रिसर्च वर्क किया है, चाहे वो आप बिगनर लेवल से हो या फिर पूरा डिटेल्स अगर आप हमें बताते हैं, पूरा का पूरा हम चेक करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाएगा, आपको हम यहाँ से सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मेरा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर फिर भी कोर्स के रिगार्डिंग या फिर किसी फीस के रिगार्डिंग अगर आपको पूछताछ करनी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। और आप जैसे अभी कौन से राज्य से आप हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। अभी मैं स्क्रीन को अभी ऑफ कर रही हूँ। हेलो मैम मैम। ये नोट्स हमें इंग्लिश में मिल सकता है? हाँ जी। हेलो मैम। यस। या आई एम अवनी हियर। मुझे ये पूछना ओके। था कि ये जो आप पर्टिकुलर डिसीज के बारे में बताते हैं, डाइट प्लान, तो किसी लाइक somebody is already having thyroid या somebody is already having diabetes, तो वो डाइट से क्या बाहर आ सकते हैं? मतलब उनका वो ठीक हो सकता है डाइट से, डाइट एप्लीकेशन करने से, मतलब रोज के खाने में चेंजेस करने से, या? जी बिल्कुल मैम। जैसे कि आपने बताया कि पर्टिकुलर पर्सन को जो भी कोई डिजीज होता है, इजी वन इज थायराइड और इजी वन लाइक डायबिटीज। ठीक है। तो जो हाँ। यहाँ पर आपको डाइट चार्ट बताया जाएगा, बेसिकली वो बेसिक लेवल का होता है। ठीक है। उनको ये डाइट चार्ट तो आप सजेस्ट करोगे ही करोगे, लेकिन उनको पूरी डिटेल्स, क्लाइंट की जो डिटेल्स होती है पूरी की पूरी आपको जाननी पड़ेगी। क्या उनको डायबिटीज और थायराइड के साथ और कोई बीमारी है? कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल बीमारियां भी होती है, यानी थायराइड के साथ अगर हाई बीपी भी है और थायराइड के साथ अगर उनको एसिडिटी भी है, तो डाइट चार्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए क्लाइंट की पूरी डिटेल्स, पूरी हिस्ट्री आपको निकालनी पड़ेगी। उनका डेली लाइफ रूटीन कैसा है, सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, कितना खाना खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, पहले सारी आप डिटेल्स निकालिए। उसके बाद जो डाइट चार्ट हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, डाइट चार्ट के साथ अगर वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो थायराइड की हो, डायबिटीज की, वो उनको तो लेनी ही है। प्लस उनको अच्छे से या आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेज में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है। तो आप हाँ, 100% जो तो है ये इस तो जो प्रॉब्लम से निकल डिजीज सकते है हैं। उनके लिए है, और जिनको अगर डिजीज नहीं है, फॉर एग्जांपल फॉर माई सेल्फ, लाइक, तो आई डोंट हैव एनी डिजीज, लाइक फुल बॉडी चेकअप करा तो उसमें कोई नहीं है, पर इज सेइंग लाइक हो सकता है, बॉर्डर लाइन पे आ सकता है, जैसे थायराइड। तो ये पहले नहीं था, बट आफ्टर कोविड और वो जो स्टेरॉइड वाला दवाई, 2 बार आई हैड कोविड, तो उसके बाद, और थोड़ा प्री मोनोपॉजल फेज भी चल रहा है, तो उसकी वजह से लाइक वेट गेन काफी हुआ है, लाइक 12 kg जितना। तो आई वांट टू कम बैक टू माय नॉर्मल सेल्फ विद डाइट। मतलब मैं सूर्य नमस्कार और वो तो करती हूँ, और 1 घंटा वॉक भी करती हूँ रोज, सो आई डू सिंपल दिस 2 थिंग्स। तो मुझे मतलब अपने लिए, खुद के लिए डाइट बना के आई वांटेड टू फॉलो ऑल्सो, कि कोई डेफिनेटली अभी मैम, तक तो यू कोई विल बीमारी नहीं है, जस्ट पर कोई आ ना जाए इसके 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 लिए। नहीं मैम, डोंट वरी अबाउट दैट। व्हेन यू विल लाइक
यू आर मेंटेन द वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ से जो डाइट चार्ट आपको बना के प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए। लेकिन ये 1 या 2 महीने में रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यू हैव टू फॉलो टिल द 6 मंथ और द 1 ईयर। आपको एक स्ट्रिक्टली डाइट, स्ट्रिक्टली वर्कआउट, जैसे आपने बताया आप बेसिकली सूर्य नमस्कार यानी योगा करते हैं प्लस वॉकिंग करते हैं, तो ये बॉडी की जो फिजिकल मूवमेंट है ये तो आपको मेंटेन करनी ही है। माइट बी अगर बॉर्डर पर अगर आपका थायराइड या जो भी कुछ आपने बताया अगर वो बॉर्डर पर है, फिर भी आप हर 3 महीने पे अपना बॉडी चेकअप करवाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट भी करेंगे, प्लस इन डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। यू वेलकम मैम। और कोई पूछना चाहते हैं? आप कहाँ से हो बेसिकली अपने चैट बॉक्स में सब डालेंगे, यहाँ पर 19% है चैट बॉक्स में, आप अपना नाम, आप कहाँ से हो और ये कोर्स आपने क्यों ज्वाइन करना है, सारा का सारा आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर पढ़ पाए कि किन किन लोगों ने यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ से कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है जी। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट्स हो? जी बिल्कुल मेघा जी, वेलकम टू द कोर्स। हेलो। डॉक्टर, यस जी बोलिए। वेरी नाइस, नीरजा जी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात, महाराष्ट्र, सोनल जी फ्रॉम महाराष्ट्र, वेरी नाइस। अवनी जी, बिल्कुल आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना, एक फूड जो होता है, फूड डाइट चार्ट बनाते हो, ये भी कलाकारी ही होती है। हेतल जी बड़ोड़ा से, जी वंदना गवड़े पुणे से, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप योग शिक्षक भी हैं, साथ में ये डाइट चार्ट क्लाइंट को आप सजेस्ट करेंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन आपका क्लास चलेगा, क्योंकि एक हर किसी पर्सन को अगर वो फिटनेस वर्ल्ड के अंदर है, बिल्कुल आप फैकल्टी हैं, बहुत अच्छी बात है मैडम, तो ये डाइट चार्ट बेसिकली मैं भी आपसे कुछ और सीख पाऊंगी, बिल्कुल। श्रुति जी, हेलो जी, ओके, यानी नॉट फॉर द ओनली फ्रॉम द अब्रॉड, एवरीबडी शुड ज्वाइन लाइक दैट, है ना, सबने बहुत अच्छी अच्छी जगह से ज्वाइन किया हुआ है, वेरी नाइस। दीप जी शिवपुरी जी से, स्वाति जी पुणे से, जी बिल्कुल स्वागत है आपका। और कोई जी, कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? अगर कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है तो आफ्टर डिस्कशन भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप जो है हमारे अथॉरिटी से, राजीव सर से या सचिदानंद से कांटेक्ट कर सकते हैं। अमृता जी कोलकाता से, आप ऑलरेडी योगा प्रैक्टिशनर है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई बाकी बच्चा है, कोई क्वेश्चंस है डाइट के रिगार्डिंग, डिजीज के रिगार्डिंग जो पूछ सकता है? या वेरी गुड। अगर चलिए आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे कांटेक्ट पर्सन जो हमारे एडमिन है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राजीव सर से, राजीव कंसवाल जी जो शुभ योगा के फाउंडर हैं, ठीक है, सचिदानंद सर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी कोई किसी को क्वेश्चंस नहीं है तो शुड आई? हेलो मैम। जी जी। हाँ, मैं नीरजा बोल रही हूँ। बस एक क्वेश्चन है कि अभी मेरे फादर इन लॉ को माउथ कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनकी सर्जरी हुई है, तो उनको प्रोटीन डाइट के लिए बोला, लिक्विड प्रोटीन डाइट, तो कुछ उसके लिए कुछ आप बता पाएंगे कि क्या क्या हमको देना चाहिए? देखिए, जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है मैम, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मुझे पहले उनका पूरा डिटेल्स चेक करना पड़ेगा, उनके रिपोर्ट्स चेक करने पड़ेंगे, उनकी कौन सी मेडिसिन चल रही है वो भी चेक करना पड़ेगा। लेट मी नो अबाउट दैट, ऑपरेशन को कितना टाइम हुआ है, उनकी मेडिसिन क्या है, ठीक है, कीमो कितने लिए हैं वो भी चेक करना पड़ता है। और जैसे लिक्विड डाइट बोला गया है तो डॉक्टर से पहले पूछकर उनको क्या क्या लेना है वो डिटेल्स चेक करने के बाद ही मैं आपको ज्यादा बता सकती हूँ। हाँ, यहाँ से लिक्विड डाइट आपको हम सिखाएंगे, जो बेसिक वाला लिक्विड आइटम है हाँ हाँ, वो पूरा का ओके पूरा मैम। मैं कोशिश करूंगी आपको बता पाऊँ, ठीक है। ओके मैम, ओके। हाँ, प्रोटीन रिलेटेड अगर डाइट जो हो, हाँ, अभी तो वो खाने लगे हैं, मतलब सेमी लिक्विड खाते हैं, तो उसमें जो हम्म। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन हो जो वेजिटेरियन के लिए, उस टाइप का डाइट मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा ठीक है इसमें ठीक है, डिस्कस मैं करें। बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, डाइट चार्ट का। और बेसिकली मैं अगर
आपकी जॉब की वजह से या फिर आपके बिजी शेड्यूल की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है कि आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो किसी वक्त के कारण, तो आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी आप अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अटेंडेंस भी यहाँ पर मायने रखती है। आपको यहाँ पर डेली जो 2 से 3 का टाइम है उसमें आपको यहाँ पर क्लास ज्वाइन भी करनी है, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट के आधार पर ही आपको यहाँ से सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपको भेजा जाएगा। तो प्रोजेक्ट के बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको। तो बेसिकली रिकॉर्ड से पढ़े या डेली लाइफ लाइक आप हर रोज 2 से 3 मेरे साथ ज्वाइन होके क्लास पढ़े, बट आपको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ के अगर आप कुछ ऐसे वैसे अगर डाइट चार्ट बना दोगे और आपके क्लाइंट ने अगर उसको फॉलो कर लिया, तो अगर गलत खान पान वाला डाइट चार्ट आपने बना लिया, कितनी कैलोरी देनी है, और कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि खाना एक वन टाइप ऑफ दी सॉल्यूशन भी है और साइंस भी है। और अगर दो केमिकल गलत तरीके से मिल जाते हैं तो क्या होता है, बम्बार्टिंग हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो खाना भी विस्फोट करता है हमारे पेट के अंदर, तो खाने के अंदर हमें विस्फोट नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली आप हर रोज डेली क्लास को ज्वाइन किया करें, ठीक है। अच्छा निहारिका जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जी ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस अभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है पर्यावरण का, और उसकी वजह से जी अभी न्यूट्रिशन बोलेंगे तो कुछ मिल नहीं रहा मार्केट। ये स्पेशल क्वेश्चन है कि अभी तो ये ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस हम लोग क्या करें कि ये जो मिल रहा है सब पेस्टिसाइड्स, ये इस वजह से हम लोग वो न्यूट्रिशन बोल ही नहीं सकते। अभी मैं बहुत सीनियर हूँ, आई एम वेरी सीनियर और आई नो यू वेरी वेल। निहारिका जी, आपकी वजह से मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है और मैं फूड के थैंक बारे में आई यू। एम ऑल्सो एक्सपर्ट बोलेंगे तो देखिए मेरे मैम, आपने जैसे बताया आप सबसे सीनियर हैं, तो माइट बी मेरा नॉलेज आपके सामने बहुत नहीं ही नहीं, कम ऐसा होगा। शायद आपके साथ डिस्कशन नहीं। करने की वजह से मुझे और पता चल जाएगा कि न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ पर बैठानी है, कहाँ पर घटानी है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे है कि अभी थोड़ा सा ये डाउट है कि अभी जो खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस है या नहीं, है या नहीं, यानी विद डाउट वी आर ईटिंग। तो डाउट आपने कैसे बोला कि गुस्से में आके आदमी खाता है तो गुस्सा ही बाहर पड़ता है, तो अभी ये जी न्यूट्रिशियस है या नहीं ये डाउट है। अभी ये खा रहे हैं हम लोग, तो ये न्यूट्रिशियस हो या नहीं, ये डाउट की वजह से हम लोग बहुत हैरान परेशान है। और मैं जी अभी पर्यावरण को हाँ जी बिल्कुल मैम, अभी देखिए पर्यावरण की वजह से खाने पर तो बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। यानी हर जगह प्रदूषण वैल्यू तो मिल ही जाती है, लेकिन हम इतना तो कोशिश करें कि जो खाना हमें मिल रहा है वो ऑर्गेनिक तरीके से मिला हुआ है नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड डाले गए नहीं गए हैं। हाँ, और तो वो आपके भी आसपास जो जी ऑर्गेनिक और इसमें कॉमन इसमें क्या फर्क है कि ऑर्गेनिक अभी सभी निकला है कि अभी देखो मूंगफली ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक, अभी इसमें क्या डिफरेंशिएट है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये सचमुच ऑर्गेनिक है क्या। अभी मार्केट में भी भरोसा उड़ गया है ना कि अब ये ऑर्गेनिक बोल के हम लोग को खिला रहे हैं, अभी हम लोग बोल रहे हैं अरे ये तो ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक तो एक बात जी ऐसी हो गई है अभी ये 2 साल में हम लोग ऐसे हैरान बोलेंगे तो क्या करे और क्या नहीं, यानी फूड में बहुत साशंक है अभी। जी मैं एक तरीका आपको बता सकती हूँ कि केमिकल वाला फूड है या फिर वो नेचुरल वाला फूड है, ठीक है। मान के चलिए फ्रूट्स आप खरीदते हो, फ्रूट्स आप बाजार या फिर मार्केट में जाकर खरीदने को जाते हैं, तो बेसिकली एप्पल यानी सेब आप उठाइए, सेब पर स्टिकर लगा हुआ होता है, ठीक है, बहुत ही शाइनिंग वाला सेब होता है जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पर एक परत लगाई जाती है, वो होती है वैक्स। बेसिकली वैक्स हम अलाउड नहीं करते हैं कि वो नहीं लगानी चाहिए, लेकिन क्या होता है फूड को लंबी प्रोसीजर को टिकाने के लिए, फूड सड़ ना जाए ले थोड़ा सा केमिकल वैल्यू जो है वो फूड के अंदर डाला जाता है, उसको प्रोसेस बोला जाता है। और खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए कुछ केमिकल वैल्यू जो होती है वो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अलाउड की है। लेकिन अगर ऐसा खाना भी हमें नुकसान करता है कभी कभी, तो ऑर्गेनिक खाना अगर आपको चेक करना हो कि ऑर्गेनिक खाना है या नहीं, तो उसकी खुशबू से आपको पता चल सकता है। आप पानी में जब खाना डालते हो, पानी का कलर अगर चेंज नहीं होता है तो वो खाना आप ऑर्गेनिक मान सकते हो। बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक जो होता है वो जिसमें जो खाद डाली जाती है वो गोबर की खाद डाली जाती है, और गोबर की खाद वाला जो खाना होता है
वो बहुत ही नेचुरल होता है, वो हाइब्रिड तरीके से नहीं होता, बड़ा मोटा मोटा सा भी नहीं होता है। अगर बड़ा मोटा वाला, ज्यादा फ्लफी वाला खाना और जिस पर ज्यादा वैक्सिंग वाला खाना, जिसमें व्हाइट कलर का केमिकल अगर आप हाथ पर पाते हो, कोई भी फ्रूट्स अगर आप लेते हो, तो टिश्यू पेपर जो होता है उसको काट कर आप फ्रूट पर अप्लाई कीजिए टिश्यू पेपर पर। अगर टिश्यू पेपर पर कलर लग जाता है तो वो केमिकल वाला हो सकता है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उससे हम एग्जामिन कर सकते हैं कि इज इट एक्चुअल फ्रॉम द ऑर्गेनिक और फ्रॉम द केमिकल। ठीक है। हाँ, वो समझ गए, फ्रूट का बारे में मैंने वो पढ़ा भी था। लेकिन अभी जो ड्राई फ्रूट वगैरह आ रहे हैं, अभी आप बोले कि कलर चेंज होता है पानी का, अभी मुझे ऐसा यानी कलर तो चेंज होता ही है। देखो, बादाम और अखरोट हम जब पानी में डालते हैं तो थोड़ा सा ऐसा रेडिश कलर हो जाता है। तो इसका डाउट लेना अच्छा है कि क्या है? मैम कभी डाउट हम ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा अगर एग्जामिनेशन में आप उधर जाओगे तो हर खाना तो हर प्रदूषण से ही आपको मिलता है, क्योंकि हवा भी अभी ऑलरेडी पॉल्यूटेड ही है। आप बैठे बैठे पॉल्यूशन को ले रहे हैं। तो इट इज हाँ, बेटर कि जो भी कोई खाना होता है उसको अच्छी तरह से साफ करके, अच्छी तरह से उसको मेंटेन करके ही हम खाना खाएं। अगर गांव में है तो बेसिकली गांव के लोगों को तो बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा ही मिलेगा, साफ हवा, पानी, सूर्य प्रकाश मिलेगा। लेकिन जो मेट्रो सिटीज में होते हैं, जहां पर कोई चीज ही बड़ी मुश्किल से हमें मिलती है ऑर्गेनिक वाली, तो छानबीन कर हम उसको खाना खाएं, जो वैल्यूज होती है उसको चेक करके हम खाएं, तो ये मैंने बेहतर रहेगा। लेकिन अभी ये डाउट लेना ऐसा है कि पानी से धोया तो वो थोड़ा सा हमें भी ऐसा लगता है कि सुकून मिलता है कि चलो भाई वो धो दिया, जो भी है वो धो दिया, है ना, जी वो खाए। थैंक यू फॉर दैट। वो जी तो मेरा मैम। doubt था कि उसे तो कुछ करना नहीं है, अभी सरकमस्टेंसेस ऐसे है कि वी हैव टू सफर। जी मैम, सही बात है आपकी। सरकमटेंसेस है ही, हर जगह पॉल्यूशन प्रदूषण फैला हुआ है, तो प्रदूषण की हर जगह पर मार अभी लगी हुई है। तो हम, चलिए 100% तो क्योर नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 50 या 60%, 50-60% भी अगर हमें पता चल जाता है तो हम प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, है ना। ओके ओके ओके, श्योर श्योर, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, इट्स टाइम फॉर द रैप अप नाउ। अभी क्लास का अभी समापन का टाइम हो चुका है। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप राजीव सर से, एडमिन से, शुभ योगा में आप कॉल करके या मैसेज करके कोर्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए। कभी कभी नहीं अटेंड करेंगे तो हम हमें रिकॉर्डिंग दे दीजिए, फिर हम करेंगे। हाँ, प्रोजेक्ट पूरा करना है मुझे, मैं बहुत सीरियसली। प्रोजेक्ट तो करना पड़ेगा मैम। 1 मंथ है ना ये कोर्स? हाँ, 1 मंथ है। जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम।